सुप्रभात बच्चों। आप लोग अपने परिवार के साथ स्वस्थ, प्रसन्न, खुशहाल, आनंद पूर्वक होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आज के सत्र की शुरुआत कबीर दास जी के एक दोहे से करना चाहूँगी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करो करे वो कब। जिसका शाब्दिक अर्थ है कि जिस काम को तुमने कल के लिए सोचा है उसे आज ही पूरा कर लो, और जिस काम को तुमने आज के लिए सोचा है उसे अभी खत्म करो, क्योंकि अगले पल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, और भावार्थ ये हुआ कि किसी भी काम को कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल पर छोड़ा हुआ काम पूरा नहीं होता। मनुष्य आलस्यवश आज नहीं करेंगे कल करेंगे, और कल करते करते वो उस चीज को छोड़ता जाता है। तो कल पे छोड़ा गया काम कभी नहीं पूरा होता है, इसलिए आज ही अपने काम को खत्म कर लेना चाहिए। इसका भावार्थ हुआ। साथ में ये दोहा ये भी संदेश देता है कि समय की महत्व को समझते हुए हमें हर पल समय के साथ चलना चाहिए और समय के अनुसार अपने हर काम को समाप्त करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम अपने आज के विषय के पास आते हैं। आज का विषय है ह्रस्व ह्रस्व की और दीर्घ की का समुचित प्रयोग और र के विभिन्न प्रयोग। तो पहले हम ह्रस्व की और दीर्घ की के प्रयोग को समझेंगे। ह्रस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ह्रस्वीकार की मात्रा, दीर्घीकार की मात्रा, ह्रस्वकार की मात्रा, दीर्घोकार की मात्रा। यहाँ पर आप ऐसे ही कि और की के सही प्रयोग को समझेंगे। आप लोग प्रायः जहाँ पर दीर्घीकार वाले की का प्रयोग होता है वहाँ पे ह्रस्वीकार वाले की का प्रयोग कर देते हैं, जिससे सारी गड़बड़ हो जाती है। ऐसा आप ही नहीं, अच्छे बड़े लोग से भी ऐसी गलती हो जाती है। तो इस एक बिंदु को ध्यान रखिएगा तो आपसे ये गलती नहीं होगी। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हुआ ह्रस्वीकार वाला की और ये हुआ दीर्घीकार वाला की। इन दोनों के प्रयोग में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसका प्रयोग हमेशा क्रिया के बाद होता है। ह्रस्वीकार वाले की का या कि का प्रयोग हमेशा क्रिया के बाद होता है। जैसे राम ने कहा कि मैं अभी आया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर की का प्रयोग देखिए, कहा ये क्रिया है, इसके बाद हुआ है, और इस की का प्रयोग ये प्रधान वाक्य है, और प्रधान वाक्य और उपवाक्य को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। तो हमने आज जाना कि जब भी हम ह्रस्व की का प्रयोग करते हैं, प्रधान उपवाक्य और अन्य उपवाक्य को जोड़ने के लिए कर सकते हैं, और हमेशा हम किसी क्रिया के बाद ही ह्रस्व की का प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब दीर्घ की का प्रयोग देखिए, फिर दोनों में अंतर आप समझेंगे। दीर्घ की का प्रयोग देखिए, अब हम इसका प्रयोग देखने जा रहे हैं। राम की माता जी आ गईं। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब यहाँ पर अंतर देखिए, आप बोलेंगे मैम कैसे आप समझी कि की का प्रयोग और की का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। आप ध्यान इधर दीजिए
यहाँ पर जो की का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर जो की का प्रयोग हुआ है, दोनों में अंतर है। यहाँ पर क्रिया के बाद हुआ है और यहाँ पर संज्ञा के बाद, ये अंतर है। यदि संज्ञा या सर्वनाम उस सर्वनाम है और यहाँ पर उसकी में ये की लगी, बेशक ये जोड़ा गया है लेकिन ये की इसी की जैसा है। यहाँ पर सर्वनाम है, तो मैंने बताया आपको संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो जिस की का प्रयोग होता है वो दीर्घ की होता है। इतनी बात समझ में आई? तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद जिस की का प्रयोग होता है वो दीर्घ की होता है और क्रिया के बाद जिस की का प्रयोग होता है वो ह्रस्व की होता है। अब तो आप समझ गए होंगे। कई बार कभी कभी करना क्रिया के लिए भी, ये एक तरह से समझ लीजिए कि कभी रेयरली प्रयोग होता है। करना क्रिया के लिए भी की का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने पढ़ाई पूरी की। ठीक है, मैंने पढ़ाई पूरी की में यहाँ पर ये करना क्रिया का की है। तो मैंने आपको क्या बताया? एक तो आपने देखा कि ये की यहाँ पर मैंने पढ़ाई की करना क्रिया के की का प्रतीक है। एक यहाँ पर प्रयोग आपने किया और यहाँ पर, लेकिन ये आपकी क्रिया का उदाहरण है तो इससे कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे मैम ने ह्रस्व की क्यों नहीं लगाया। एकदम नहीं कंफ्यूज होना है। ये कभी कभी रेयरली, जैसे हर एक चीज में एक अपवाद होता है या हर एक चीज में कुछ एकाध चीज अलग होती है, ये वैसा उदाहरण है। ये प्रयोग बहुत ही कम होता है, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि कभी आपके दिमाग में ऐसा प्रयोग आया तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो। मुख्य मूलभूत जो प्रयोग हैं उसका यही सिद्धांत है कि क्रिया के बाद जो भी की आएगा वो ह्रस्व की होगा और संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो की आएगा वो दीर्घ की होगा। अब दोनों का मिला जुला एक प्रयोग देख लीजिए। पिताजी ने कहा कि राम की माताजी आएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपने ह्रस्व की देखा क्योंकि यहाँ क्रिया थी और यहाँ पर आपने दीर्घ की देखा क्योंकि यहाँ पर राम संज्ञा था। ये इस उदाहरण के द्वारा आपने समझा और अच्छे से समझा कि दीर्घ की का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बाद और ह्रस्व की का प्रयोग क्रिया के बाद किया जाता है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब हम लोग दूसरे विषय पर चलते हैं जो र के विभिन्न प्रयोग। र एक ऐसा व्यंजन है जिसके कई प्रयोग होते हैं, कई तरह से प्रयोग होते हैं। जैसे एक तो र सीधे प्रयोग होता है, फिर एक र रेफ के रूप में प्रयोग होता है, फिर एक र पदेन रूप में या नीचे लगाया जाता है,
फिर एक र यूं लगाया जाता है। र का एक प्रयोग ये भी है। अब आपने 4 प्रयोग र के देखे और साथ में र के साथ ऊ का प्रयोग भी आप देखेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी चीज अभी आप समझेंगे। क्या क्या समझेंगे? र के विभिन्न प्रयोग, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। और साथ में र एक ऐसा व्यंजन है जिसमें जब ऊ स्वर जुड़ता है तो वो नीचे नहीं जुड़ता। जैसे क में जब ऊ जुड़ता है तो वो नीचे जुड़ता है। इसी तरह ख में, इसी तरह ग में, इसी तरह हर व्यंजन में। लेकिन र एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसमें जब भी ऊ जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ता है? र के पीठ में। आप सामान्य भाषा में ये समझ सकते हैं, या यहाँ पर बीच में। और एक बात गौर करने की है कि र में जब ह्रस्व उकार, ह्रस्व माने छोटा ऊ, ह्रस्व उकार जुड़ेगा तो र में ऊ सीधा ऐसे जुड़ेगा। लेकिन र में जब दीर्घुकार या बड़ा ऊ जुड़ेगा तो ऐसे गोल बनाकर जुड़ेगा। फिर से समझिए, र हलंत है, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसको हम हलंत चिन्ह के साथ लिखे। जब कोई व्यंजन, ये हलंत चिन्ह हम क्यों लगाते हैं? हलंत चिन्ह हम वहीं लगाते हैं जहां पर कोई भी व्यंजन बिना स्वर का होता है। व्यंजन हमेशा स्वर के साथ लगाकर ही हम उच्चारण कर सकते हैं। जैसे क जब आप उच्चारण करें तो ऑब्वियसली उसके साथ आप अ का भी उच्चारण कर रहे हैं। जैसे का उच्चारण करें तो क के साथ आप आ का भी उच्चारण कर रहे हैं। तो कभी भी व्यंजन को जब भी हमें उच्चारण करना है तो वो हमेशा किसी स्वर के साथ ही उच्चारण करते हैं। और जब व्यंजन को लिखते हैं और उसमें स्वर नहीं होता, नहीं जुड़ा होता, तो उस व्यंजन को हम हलंत चिन्ह के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये हलंत चिन्ह आपको बताई। ठीक है, तो र एक ऐसा व्यंजन है जिसमें यदि ह्रस्व ऊ जुड़ेगा तो कैसे बनेगा? र में ह्रस्व ऊ ऐसे। ठीक है, और र में यदि दीर्घु जुड़ेगा तो कैसे बनेगा? रूप र का यहां से ऐसे गोला बनाकर। अब कभी मत भूलिएगा, इन दोनों में अंतर है। ये सीधा है और ये गोल बनाकर है। और अगर आपने इस तरह की चीज को ना समझकर हर जगह यूं ही लगाया तो ये आपकी अनभिज्ञता है और इस पे आपके नंबर कटते हैं। तो ये बेसिक चीज आपको र के बारे में मालूम हो गई। अब हम लोग जो 4 र के रूप हैं उसका प्रयोग देखते हैं। र का एक रूप जैसे रस्सी। ठीक है, र का एक रूप जैसे रस्सी, र का एक रूप जैसे गरम, र का एक रूप जैसे रात, र में आ की मात्रा। ये तो आप साधारण र का प्रयोग जानते हैं, लेकिन समस्या तो आती है तब जबकि रेफ का प्रयोग करना। रेफ क्या है? जब र हलंत हो, यानी र के साथ कोई स्वर ना हो, तो जब वो अगले व्यंजन से जुड़ता है, अगले माने आगे वाले व्यंजन से जुड़ता है, तो उस व्यंजन के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। फिर से समझिए, र बिना स्वर का है, यानी स्वर के बिना यदि है या अधूरा है र, तो वो जब किसी व्यंजन से जुड़ता है तो
तो उस व्यंजन के शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। अब इसी चीज को आप यहाँ पर लिखित रूप में समझिए। चलिए बच्चों, हम लोग अगले पेज पर आकर के देखते हैं। मैंने आपको बताया र अधूरा है, माने हलन चिन्ह के साथ है, इसमें कोई स्वर नहीं है, ठीक है, और किसी अन्य व्यंजन से जुड़ता है, ठीक है। व्यंजन कैसा है? व्यंजन जिसमें अ जुड़ा हुआ है या कोई भी स्वर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ पर आएगा? शिरोरेखा के ऊपर। ये शिरोरेखा, इसको हम क्या कहते हैं? शिरोरेखा। इसके ऊपर यूं जुड़ता है, ऐसे। ये र इस ग के ऊपर ऐसे जुड़ेगा। ये र अपना अस्तित्व इस रूप में पालेगा, अपनी पहचान इस रूप में पालेगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों? जैसे आप मार्ग, मार्ग लिखते हैं ना, ठीक है। कई बार बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि यहां पर हम लगाएं या यहां पर लगाएं। ये रेफ, इसको रेफ कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप जिस व्यंजन के पहले उच्चारण कर रहे हैं र, उसी व्यंजन पर आप रेफ लगाएंगे। जैसे मार्ग, मार्ग आप बोल रहे हैं तो ग के पहले उच्चारण रेफ का कर रहे हैं, और इसलिए ग के ऊपर। आप कहेंगे रेफ है, ये हम कैसे जानेंगे मैम? यस, रेफ है, ये हम ऐसे जानेंगे कि र का उच्चारण जल्दी। जैसे मार्ग, तो र का हम पल भर के लिए केवल उच्चारण करें, जबकि ग का बड़ा या माँ का बड़ा उच्चारण करें, देर तक उच्चारण कर रहे हैं। जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद को ध्यान से देखिए बच्चों। आ जोड़ श जोड़ ई जोड़ र जोड़ व जोड़ आ जोड़ द जोड़ अ। तो ये द बन गया और ये व आ मिलकर के वा बन गया, और ये आ पूरा ही था और श ई मिलकर के शी बना, ठीक है। अब ये र बच गया, ये बिना स्वर का है, तो ये अगले व्यंजन के शिरोरेखा के ऊपर उपस्थित हो जाएगा। इसका अस्तित्व इस रूप में दिखाई देगा। इस तरह से हम जोड़ करके बनाएंगे आशीर्वाद। ये गलती अच्छे अच्छे लोग, आप तो बच्चे हैं, अच्छे अच्छे लोग, कई बार आप बसों के ऊपर भी लिखा देखते हैं माँ का आशीर्वाद। आशीर्वाद गलत है, ये गलत है। क्या होगा? माँ का आशीर्वाद, ये सही है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह की गलती अब आप मत करिएगा। ऐसे ही कार्य, र यहाँ पे हम उच्चारण कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए तो रेफ के रूप में यहाँ पर। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब र का दूसरा प्रयोग, तीसरा प्रयोग। र का एक तो पूरा प्रयोग आपने सीखा, दूसरा ये, और तीसरा, जब कभी र पूरा हो और किसी आदि व्यंजन से जुड़े तो र पदेन रूप लेता है या नीचे लगाया जाता है। जैसे देखिए अग्र, यहां पर ये र ही है, लेकिन इसको अगर हम अलग करें तो कुछ इस तरह से स्थिति आएगी। यहां पर र अधूरा था, बिना स्वर के था, लेकिन यहां र स्वर के साथ है, अस्वर के साथ है, और यहां पर अन्य व्यंजन अधूरा है।
तो मैंने कहा अन्य व्यंजन के बाद किसी अधूरे या किसी हलंत चिन्ह वाले व्यंजन के तुरंत बाद यदि र पूरा आए तो उस व्यंजन के नीचे र का प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा यदि हलंत चिन्ह के बाद वाले किसी व्यंजन के तुरंत बाद पूरा र आए तो उस व्यंजन के नीचे र को प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने ग अधूरा था तो ग के नीचे इस र को इस रूप में प्रयोग किया। इतनी बात समझ में आई बच्चों। इसी तरह नम्र को यदि आप पूरा अलग करके देखें तो क्या बने, कैसा रूप है ये इसका, म, फिर र, फिर अ। यहाँ पर म आधा है और र पूरा है तो म जो है र से मिल करके ये रूप लेगा, माने र इस रूप में यहाँ पर आएगा। इतनी बात समझ में आई। तो मैंने कहा कि यदि कोई व्यंजन अधूरा है और उसके तुरंत बाद र पूरा है तो उस व्यंजन के नीचे र का प्रयोग होता है। लेकिन कुछ जगह पर फिर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसी से जोड़ते हुए मैं इसके प्रयोग को दिखा रही हूँ, र के इस प्रयोग को। जितनी भी छोटी पाई वाले व्यंजन हैं, जैसे सोचिए ट, ड, इनमें और साथ में द और ह, इसमें र का प्रयोग कैसे होता है ये देखिए। ट यदि आधा है और र यदि पूरा है माने इसके नीचे हलंत नहीं है, तो इस ट में ये र कैसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। इसी तरह ड यदि आधा है और र पूरा है तो इस ड में र कैसे जुड़ेगा, ऐसे, जैसे ट्रक, जैसे ड्रम। ठीक है। अब इसी तरह से यदि ह अधूरा है और इसके बाद र पूरा है तो ह में र ऐसे जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, ऐसे। ठीक है। ह में कहाँ जुड़ा र, यहाँ। ठीक है। जैसे अगर रा है तो बनेगा रास, रास माने पतन। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब इसी तरह से अगर द है, द भी छोटी पाई का है। छोटी पाई का मतलब एक बड़ी पाई और ये छोटी पाई। जैसे क बड़ी पाई का है लेकिन द छोटी पाई का है, ट छोटी पाई, ये है पाई। ठीक है। ये है पाई, ये बड़ी पाई और ये छोटी पाई। तो यहाँ पर द में यदि द अधूरा है या हलंत चिन्ह के साथ है और साथ में र पूरा जुड़ेगा तो द्र ऐसे बनेगा। जैसे मुद्रा, जैसे समुद्र। इतनी बात समझ में आई बच्चों। आपने ये समझा। और अब हम लोग इसके एक एक प्रयोग और देख लेते हैं। जैसे आप कार्य को अलग करके देखिए। जो मैंने समझाया उसी का रिवीजन हो रहा है ये। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो सत्र के दौरान पूछिएगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह से दूसरा क्या था, दूसरा मैंने आपको बताया था ताम्र। ताम्र माने तांबा होता है। ठीक है। इसको अलग करिए। त जोड़ आ जोड़ म जोड़ र जोड़ अ। ठीक है। ये म आधा था तो इसमें ये पूरा र आकर के ऐसे जुड़ा।
फिर तीसरा था ट्रैक्टर। ट्रैक्टर, ठीक है। अब ट्रैक्टर में आप देखेंगे ट अधूरा, फिर र, फिर ट्रैक, फिर क अधूरा, फिर ट, फिर फिर र और फिर अ। यहाँ पर र में ए जुड़ा हुआ है, र का रै है और इसमें ट अधूरा था तो ट्रै बना है, ठीक है। अब चलिए अगला हमने जो आपको बताया द का दरिद्र, द अ र इकार, फिर द, फिर र, फिर अ, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से आपने समझा। अब हम लोग अगले एक बात इसी क्रम में समझ लें कि प्रायः हम लोग श्र में भी श में जब हम देखिए इधर बच्चों, श में जब हम र जोड़ते हैं, ठीक है, पूरा र माने हलन चिन्ह के बिना, तो हम ऐसे न जोड़ करके हम ऐसे जोड़ते हैं, जैसे श्रीमान, ठीक है, श्रीमती या श्रम, ऐसे हम नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसी श के यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो कई बार हम लोग ये करते हैं कि ऋषि वाले री को हम र की तरह प्रयोग कर देते हैं, जबकि ऋषि वाला री की मात्रा एक स्वर की मात्रा है। ऋषि वाला री एक स्वर है और र एक व्यंजन है। इतनी बात समझ में आई? र की कोई मात्रा आप नहीं लगा रहे हैं, र को पूरा पूरा लिख रहे हैं आप इस रूप में, लेकिन वहां पर ऋषि वाले री की मात्रा लगा रहे हैं। प्रायः बच्चे क्या करते हैं, जागृति ये एक शब्द है, ठीक है, और बच्चे क्या लिखते हैं, जागृति, ये गलत है, ये है। यहाँ पर ऋषि वाले री की मात्रा लगाई गई है। जैसे अगर हम इसको अलग करें तो यहाँ पर आपको ऋषि वाले री का प्रयोग दिखेगा और फिर उसके बाद त और रस्वी का, ठीक है, ये दिखेगा। लेकिन ये रॉन्ग जो है, इसका अगर आप अलग करें इसे तो जा और फिर ग, फिर र, फिर ई, फिर त, फिर ई, ये गलत है। यहाँ पर ये ऋषि वाला री है। इसी तरह से श में जब ऋषि वाला री जुड़ता है तो ऐसे बनता है। प्रायः लोग ऐसे लगा देते हैं। जैसे एक बहुत प्रचलित शब्द है श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार में अच्छी जगह पर आप एडवर्टीजमेंट के दौरान या दुकानों पर भी आप देखते होंगे कि ऐसे लिखा रहता है। ये रॉन्ग है, ये सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे र का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे किस चीज का प्रयोग हुआ है, ऋषि वाले री की मात्रा का, ये मात्रा है, ठीक है बच्चों। अब हम अपने समापन की तरफ सत्र के चल रहे हैं। एक बात और बताना चाहूंगी कि कई बार दीर्घिकार की मात्रा को भी बच्चे रेफ समझ लेते हैं, रेफ, क्योंकि दीर्घिकार की मात्रा भी
आप देखिए ऐसे है। तो बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर भी मैम रेफ लगा है। नहीं, यहाँ पर ये रेफ नहीं लगा है। रेफ हमेशा आपको किसी भी ई के साथ रेफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ये ई अपने आप में ई का स्वरूप ऐसा है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं जो आपको बताना चाहिए, यदि मैं उसमें सफल हो गई तो आपकी वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो कम हुआ करेंगी या नहीं हुआ करेंगी, और जीवन भर आपके दिमाग में मेरी बातें, मेरा बताया हुआ ये छोटा छोटा बिंदु याद आएगा और कान में गूंजेगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देख करके अगर कोई दिक्कत आई या जरा भी कहीं कोई प्रश्न उठता है तो अभी पूछ लीजिएगा। अब हम लोग जो बाकी का समय है उसमें पुनरावृत्ति करेंगे। मैंने आपको कल मैसेज किया था कि आप लोग पार्ट 3 पेड़ को तैयार करके आइएगा। मैं उससे व्हाट्सएप के थ्रू ही आपसे प्रश्न लिखित और मौखिक पूछने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों, अपनी रिवीजन के लिए या पुनरावृत्ति के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।